आज अपना नया टॉपिक है भाई। सबसे पहले तो टॉपिक ही देखते हैं कौन सा है। आज का अपना टॉपिक है अपवाह तंत्र। कौन सा टॉपिक है भाई आपका? अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। आज अपना टॉपिक है अपवाह तंत्र। सबसे पहले अपवाह तंत्र के बारे में समझेंगे है कि एक्चुअल में अपवाह तंत्र भाई जो मुख्यतः पहले तो दो शब्द है, अपवाह और तंत्र। पहले अपवाह के बारे में समझेंगे। पहला तो शब्द है अपवाह। तंत्र तो जाल ही होता है मुख्यतः किसी का। दूसरा नाम है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र दो नाम है भाई। तो अपवाह किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे भाई। सबसे पहले अपवाह क्या है? देखो, नदी होती है, कोई भी नदी, वो एक निश्चित पथ में अपना नदी का जल है वो एक निश्चित पथ में क्या है, मार्ग में अग्रसर होता है, निकलता है। उसे क्या कहते हैं अपन लोग? अपवाह कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को अपन लोग क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह है। तो क्या है? किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को क्या कहते हैं अपन लोग भाई? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह। अपवाह कहते हैं भाई। मान लो कोई भी नदी है, जिस हिसाब से अगर अपन देखें तो ये नदी है भाई, ये अपना पथ मान लो इस हिसाब से तय कर रही है नदी अपना पथ। तो ये किसी भी दिशा में नदी अगर अपने जल का क्या है, प्रवाह है, एक दिशा है ना वैसे नदी की प्रवाह है कि जल की, तो ये इसी को अपन लोग क्या नाम दे देते हैं? अपवाह दे देते हैं। अब एक तंत्र नाम और आ गया, क्या है? अपवाह तंत्र। तो ये क्या चीज होती है? इस अपवाह तंत्र को समझेंगे भाई। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या चीज है अपवाह तंत्र? कोई नदी है, वह उसकी सहायक नदियों के जाल को अपन लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि ये ऊपर से गंगा नदी आ रही है और इसकी सहायक नदी नीचे से कौन सी ऐड हो रही है? ये है यमुना। क्या ऐड हो रही है? यमुना ऐड हो रही है। और ये जा कौन सी रही है? ये नदी है गंगा। तो वह गंगा और इसकी सहायक नदी यमुना, तो मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों के जाल को अपन लोग क्या नाम से जानते हैं? अपवाह तंत्र। एक तंत्र अपन जानते हैं, क्या तंत्र क्या होता है? बहुत सी चीजें जिससे जुड़ी हुई हो, कनेक्टेड हो, तंत्र उसी को ही तो बोलते हैं। तो अपवाह तंत्र क्या कहते हैं? नदी व उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं। ये दो मुख्य बातें। सबसे पहले तो जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, अपवाह तंत्र। तो अपवाह किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को क्या कहते हैं अपन लोग? अपवाह। और अपवाह तंत्र क्या कहते हैं? नदी और उसकी सहायक नदियों के जाल को अपन लोग किस नाम से जानते हैं? अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। आ गया समझ में? अपवाह तंत्र देख लिया। इस अपवाह तंत्र के बाद में अगला एक टॉपिक आता है अपना जल ग्रहण क्षेत्र। क्या नाम आता है? जल ग्रहण क्षेत्र। अब नाम से समझ में आ रहा है जल और ग्रहण, मतलब नदी जहां से अपना पानी ग्रहण कर रही है। अब मेरे को भारत की मैपिंग के अनुसार तो बताओ नदी कहां कहां से जल ग्रहण कर सकती है भाई? मान लो अगला है जल ग्रहण क्षेत्र। क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र। तो जल ग्रहण क्षेत्र इसके बारे में देखते हैं है क्या चीज भाई। कोई नदी है, तो नदी मुख्यतः भारत में जल कहां से ग्रहण करेगी? उत्तर भारत की नदी होगी तो वो हिमनद से भी जल ग्रहण करेगी और वर्षा से भी करेगी। आ गया समझ में? तो जहां से नदी या हिमनद या वर्षा के द्वारा अपना जल ग्रहण करती है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। आधा तो नाम से समझ में आ रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? नदियां जहां से अपना जल ग्रहण करती हैं। जल ग्रहण इसका मतलब जहां कहां से करती है मुख्यतः? देखो, भारत में तो हिमनद, ऊपर बहुत से हिमनद है, जैसे मैंने पढ़ाए थे आपको। कौन सा हिमनद था? सियाचिन हिमनद, संतोषक पिंडर, बहुत से बियाफो हिमनद थे ना भाई भारत के अंदर। तो इन हिमनदों के द्वारा, जैसे यमुना नदी यमुनोत्री नदी के दो हिमनद से निकलती है, गंगा गंगोत्री हिमनद, भागीरथी और अलकनंदा की दोनों नदियां आकर मिलती है। वहां से किसका आगे जैसे मिलती है तो किसका क्या बनता है? वही भागीरथी अलकनंदा मिलते ही गंगा बन जाती है। आगे समझ में? तो ये क्या है? हिमनद। दूसरी चीज क्या आती है भाई? वर्षा से भी तो जल मिलता है नदियों को। मैंने प्रायद्वीप पठार में पढ़ाया था कि प्रायद्वीप पठार की नदियों को किसके द्वारा जल मिलता है भाई? आपके वर्षा के द्वारा। और ऊपर उत्तर भारत की नदियों को, हिमालय की नदियों को किसके द्वारा जल मिलता है? वर्षा के द्वारा भी मिलता है। दूसरा
हिमनद से भी मिलता है, क्योंकि अपने ग्लोबल वार्मिंग हो रही है रेगुलर, उससे क्या है बर्फ पिघलती जा रही है, उस बर्फ पिघलने से भी क्या होता है नदियों के जल के रूप में आता है वो। तो क्या हो हिमनद और वर्षा, जल ग्रहण हिमनद और वर्षा के रूप में ग्रहण करना इसे क्या कहते हैं भाई, ग्रहण करना, इसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। भाई आज अपने नवलगढ़ में भी, पूरा नवलगढ़ में रैली चल रही है, जो मुख्यतः है कोलकाता है अपना पश्चिमी बंगाल, वहां के एक डॉक्टर के साथ में ऐसी घटना हुई जिसको देखते पूरा देश शर्मनाक है ना, शर्मसार हो गया उस घटना को देख के। एक जो वहां पर सिक्योरिटी देने वाला था उसी ने ऐसी घटना की कि उसके कारण पूरा का पूरा भारत देश शर्मसार हो गया उसकी वजह से। उसने एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा कृत्य किया जिसको सुनकर भी रूह कांप जाती है वो से लोगों की। तो आज उसी के लिए अपने यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, लोगों के द्वारा अनशन किया जा रहा है कि उनको क्या मिले भाई, जो भी वो महिला थी जो भी थे उनको क्या मिले भाई, सपोर्ट मिले और उनको न्याय मिले। उस न्याय के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक, वहां तक पढ़ चुके थे। मुख्यतः जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे। जल ग्रहण क्या होता है, क्या है, नदियां क्या है जहां से अपना जल ग्रहण करती हैं, उनके रूप में हिमनद भी हो सकता है, चाहे वर्षा भी हो सकता है। जहां भी नदियां जहां से अपना जल ग्रहण क्षेत्र या जल ग्रहण करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। आ गया समझ में। इसके बाद में एक आता है नदी बेसिन या द्रोणी, एक नाम और मिलेगा आपको देखने के लिए, नदी द्रोणी या बेसिन नाम मिलेगा आपको जगह जगह देखने को। मुख्यतः अगर अपन देखना चाहें तो ये जो ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र है इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिन बोल सकते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, किसी नदी के द्वारा जहां से जल ग्रहण किया जाता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। एक रूप में माने तो जो बेसिन है, नदी द्रोणी है, ये क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र को अपन लोग क्या बोलते हैं, बेसिन या नदी द्रोणी बोलते हैं। इसका मुख्यतः मतलब क्या है भाई, मान लो कोई भी नदी है, वो यहाँ कोई पर्वत है, उस पर्वत से चल के स्टार्ट हुई और उसका अलग अलग प्रकार से यहाँ तटा छटा रूप आगे बनते जा रहा है इस हिसाब से, तो ये पूरा चल रहा है, ये क्या है, नदी का बेसिन है। नदी का क्या है, बेसिन है, पथ। जो मुख्यतः नदी का जो पथ होता है शुरू से जहां से उद्गम होता है वही क्या बोलते हैं अपन लोग, उसको बेसिन बोलते हैं। आ गया समझ में। वो क्या होता है, नदी द्रोणी बोल दो या बेसिन बोल दो। आ गया समझ में। तो इसी की अपन परिभाषा देना चाहिए तो दे देंगे कि जहां से नदी उद्गमी होती है, जहां से अपना जल ग्रहण क्षेत्र करके जल ग्रहण लेकर चलती है आगे, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बेसिन बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलते हैं। आ गया, ये आपका क्या है, बेसिन। इसके बाद में एक नाम और सुनने को मिलेगा आपको, क्या है, जल विभाजक। जल विभाजक क्या नाम है, जल विभाजक। अब जल विभाजक किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं भाई। जल विभाजक, जल विभाजक ये किसे कहते हैं, क्या है, जल विभाजक होता क्या है, दो बेसिनों को, जो दो नदी बेसिन है, दो बेसिन को विभाजित करने वाले को क्या कहते हैं अपन लोग भाई, जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक। दो बेसिनों को विभाजित करने वाले को अपन लोग क्या कहते हैं, जल विभाजक। आज भी अपने ऑपरेटर का बहुत वेट हो रहा था, ठीक है ना, तो आज हम ये गाना बोलेंगे, आइए आपका इंतजार है। आज देखो थोड़ा सा क्या, आज बसें बंद थी जिसके कारण क्या हुआ, थोड़ी परेशानी हुई, तब थोड़े लेट पहुंचे, सुबह ही फोन आ गया था इनका, ठीक है। तो दो बेसिनों को विभाजित करने वाले को अपन लोग क्या कहते हैं भाई, जल विभाजक कहते हैं। अब जल विभाजक, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत का जल विभाजक कहां से शुरू होता है भाई, जो जल को अलग अलग भागों में बांटता है, मुख्यतः भारत का जल विभाजक कैसे भाई, बाई इंडिया के डायग्राम से समझेंगे भाई। देखेंगे इस हिसाब से भारत का जल विभाजक कहां से शुरू होता है भाई, आपके यहां पर एक जगह है, यहीं से स्टार्ट होता है भारत का महान जल विभाजक। यहां कौन सी झील थी भाई, आपके मानसरोवर। बढ़िया, इस मानसरोवर झील से शुरू होता है आपका क्या है, भारत का महान जल विभाजक। इससे शुरू होकर उत्तराखंड के अंदर एक चोटी थी कामेट, उस कामेट से होता हुआ अंबाला, अंबाला से यहां पर राजस्थान में कौन सी, अरावली पर्वतमाला, फिर विद्यांचल, विद्यांचल के बाद में सतपुड़ा, इससे होता हुआ सीधा नीचे जाके कहां रुकता है, कन्याकुमारी तक। यह भारत का क्या है, महान जल विभाजक। भारत का महान जल विभाजक मानसरोवर। मानसरोवर झील के बाद में यहां पर एक कामेट, कौन सी चोटी है भाई, आपके
कामेट, और कामेट चोटी किस राज्य के अंदर है अभी आपके? उत्तराखंड। अब देखो मैंने जो पूरा भारत का महान पूरा भौतिक विस्तार और विभाजन कराया था वो पूरा काम में आएगा हर टॉपिक के अंदर। हिमालय प्रायद्वीप हर टॉपिक में काम में आएगा आपके। अब उसके बाद में मानसरोवर से नीचे चले तो यहां पर आएगा अंबाड़ा। क्या है? अंबाड़ा। अंबाड़ा के बाद में ये कौन सी है? ये है अरावली, राजस्थान में। अरावली के बाद में यहां पर ये पूरी है विंध्याचल। भारत को दो भागों में बांटने का काम करती है विंध्याचल। विंध्याचल के बाद में गुजरात और अपने इधर वाले एमपी वाले इलाके में कौन सी पड़ती है भाई आपके? सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद में आपका पूरा कौन सा घाट क्षेत्र पड़ गया भाई आपके? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के बाद में नीचे जाके कहां पर रहती है भाई आपके? कन्याकुमारी तक चलता है आपका। कहां तक? कन्याकुमारी, भारत के नीचे वाले पॉइंट तक कन्याकुमारी। ये भारत का महान जल विभाजक है भाई। ये क्या है? भारत का महान जल विभाजक। कहां से शुरू होता है? मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर है, वहां से हिमालय पर्वत है जो मुख्यतः कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत है कहां पर? हिमालय पर्वतमाला में। उस कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील से होता हुआ यहां पर कामेट चोटी, कामेट से यहां पर अंबाड़ा, अंबाड़ा के में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट से होता हुआ कन्याकुमारी तक। ये भारत का क्या है? महान जल विभाजक। आ गया समझ में? अब भारत में जो नदियां हैं उन नदियों को क्या है? उद्गम के आधार पर तो तीन भागों में बांट रखा है। और क्या है? उद्गम के आधार पर तीन भागों में, अभिविन्यास जहां जाके वो विसर्जित होती है उसके आधार पर भी कितने भागों में बांट रखा है भाई? तीन भागों में बांट रखा है। कैसे बांट रखा है उनको देखेंगे भैया, किस हिसाब से बांट रखा है एक एक करके देखते हैं भाई। क्या है? भारत में नदियों को उद्गम के आधार पर तीन भागों में बांट रखा है भाई। तीन भाग कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है क्या तीनों भाग? कभी मुख्यतः भारत में नदियों का उद्गम तीन जगह मुख्य कौन सी बता सकता है कोई? क्योंकि आज के बच्चे बैठे हैं मौज से। एक पार्ट तो आपका कौन सा है भाई? ऊपरी ऊपर टॉप पे है जो मुख्यतः है। कौन सा है भाई? हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। सबसे ज्यादा मुख्यतः नदियों में देखें तो ऊपर वाली नदियों में कौन सा है? हिमालय से सिंधु का उद्गम होता है, गंगा का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र का। तीन मुख्य नदियों का उद्गम होता है कि नहीं होता है भाई आपके ऊपर हिमालय से। उसके बाद में देखें दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीप भारत। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप पठार बोल दो। इस प्रायद्वीप पठार से भी दक्षिणी भाग की सारी नदियों का उद्गम होता है। और तीसरे नंबर पे कौन सी है भाई उद्गम के आधार पर? अंतः प्रवाही। कौन सी है? अंतः प्रवाही। जो मुख्यतः भारत के अंदर मुख्य भूमि से जिन नदियों का उद्गम होता है वो कौन सी होगी आपके? अंतः प्रवाही। इन तीन नदियों में हिमालय पर्वत में देखें तो इसके अंदर तीन मुख्य नदियां पड़ेंगी। एक तो पूरा सिंधु नदी पड़ेंगी, सिंधु नदी का पूरा जाल पढ़ेंगे कि सिंधु नदी इसकी सहायक नदियों के अंदर देखे तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास इसके सहायक नदियां वो भी सारी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर में पढ़ेंगे तो कौन सी नदी पढ़ेंगे इसके अंदर भैया अपन लोग? सिंधु के बाद में बड़ी नदी कौन सी है उसके इधर? ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में आगे चले तो तीसरे नंबर पे अपन लोग कौन सी पढ़ेंगे भैया आपके? कौन सी बची? गंगा। गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो गंगा नदी में पढ़ लेंगे यमुना को अपन। तीन अपवाह तंत्र में तीन नदियां पढ़ेंगे अपन हिमालय में, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। आगे समझ में। इसके अलावा प्रायद्वीप भारत में पढ़ेंगे तो प्रायद्वीप भारत में अपन सबसे पहले चलेंगे कौन सी भाई? कौन सी चलेंगे? इन पर्वतों से जिनसे मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जिसके अंदर अपन मुख्य नदियां देखें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, माही, तापी, नर्मदा। ये सारी नदियां मुख्यतः और भी बहुत सी हैं। ये सारी नदियां अपन लोग किस अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे? प्रायद्वीप भारत में। और अंतः प्रवाह वाली नदी अपन लोग एक ही पढ़ेंगे मुख्यतः जो इसका प्रवाह अंदर तक होता है वो अपन पढ़ेंगे घग्गर। कौन सी नदी पढ़ेंगे? घग्गर नदी।
जो भारत की मुख्य भूमि में कहां से निकलती है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और भारत के अंदर ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, बाहर नहीं जाती। इसके अलावा अपन नेक्स्ट टाइप देखेंगे अपन किसके आधार पर, विसर्जन के आधार पर। क्या बोल रहे हो? हाँ, भारत में मुख्यतः ये जाति तो पाकिस्तान तक थी, बट अभी क्या है, इसका मुख्यतः जल ग्रहण भारत तक ही रह जाता है। कौन सी है तो इंटरनेशनल, बट इसका मुख्य जो जल प्रवाह है वो क्या है आपके, दो टाइप, हिमालय और प्रायद्वीप भारत और अंतः प्रवाही। तो ये अंतः प्रवाह में देखें तो कौन सी, घग्गर नदी को शामिल कर रखा है। अंतःस्थली भी बोलते हैं, अंतःस्थली जो भारत की मुख्य भूमि से चलती है, मुख्य भूमि में विलुप्त हो जाती है। पहले तो पाकिस्तान तक जाती थी, बट अभी अगर इसका जल ग्रहण अत्यधिक हो तब तो यह जाती है नहीं, इसका जल कहां तक रह जाता है, आपके राजस्थान तक ही रह जाता है। कौन सी, प्रायद्वीप भारत के अंदर आएगी चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम इधर राजस्थान में नीचे ये वाला इसी जगह से। हाँ, और चंबल नदी क्या होती है, फिर घूम के राजस्थान में एंटर करके फिर आपकी क्या होती है, ऊपर जाके यमुना नदी में मिलती है, और यमुना नदी जाके किसमें मिल जाती है, आपके गंगा नदी में। यमुना नदी की सहायक नदी है कौन सी, चंबल। और यमुना किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। एक एक करके सारी पढ़ेंगे। तो ये पहला तो उद्गम के आधार पर हो गया। अब दूसरे नंबर पे अपन चलेंगे, किसके आधार पर पढ़ेंगे प्रवाह को, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन अभिविन्यास या विसर्जन के आधार पर। विसर्जन कहाँ होता है, एक तो भारत की नदियों का विसर्जन होता है अरब सागर में, एक होता है बंगाली खाड़ी में, एक होता है अंतःस्थली जो भारत के अंदर ही विलुप्त हो जाती है, अंतःस्थली नदियां। तो उनके अंदर देखें अभिविन्यास के आधार पर, अभिविन्यास के आधार पर, किसके आधार पर, अभिविन्यास के आधार पर नदियों का विभाजन, नदियों का विभाजन। तो इसमें तीन टाइप पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे भाई अपन लोग, वही एक तो नदी जाके कहां मिलती है, जैसे सिंधु नदी किसमें मिलती है, बंगाली खाड़ी, अरब सागर। बढ़िया, शाबाश, जो भी बता रहे हैं बढ़िया आंसर है, अरब सागर में मिलती है भाई। एक तो कौन सी है भाई आपके, मुख्य है अरब सागर। अरब सागर के अलावा दूसरा देखें तो कौन सा बचता है भाई, बंगाल की खाड़ी, जिसमें ब्रह्मपुत्र भी मिलती है और इसी में क्या मिलती है, गंगा। इसी के अंदर आपकी कौन सी मिलती है, महानदी, इसी में गोदावरी, इसी में कृष्णा, इसी में कावेरी, सारी नदियां इसी में जाके मिलती है। और तीसरा कौन सा है, अंतःस्थली। क्या है, अंतःस्थली, जो बाहर से निकल के भारत में विलुप्त हो जाती है। मुख्यतः इस नदी का उदाहरण देखें तो लूणी भी हो सकती है, क्योंकि लूणी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, वहां से किसी को नहीं पता चलता कि लूणी नदी आगे कहां पर जाती है। तो क्या है, ये तीन प्रकार की नदियां हैं। और अपन मुख्यतः पढ़ेंगे किसके आधार पर भाई, अपन पढ़ेंगे उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर पढ़ेंगे तो पहली नदी कौन से पढ़ेंगे अपन मुख्यतः है, एक तो पढ़ेंगे हिमालय पर्वत की नदी, प्रायद्वीप पठार की अंतः प्रवाही। ये ज्यादा बड़ा भाग नहीं है भाई, ये भाग है वो बड़ा नहीं है। मुख्यतः पार्ट है, दो ही है, हिमालय और प्रायद्वीप। इनके बारे में पूरा डाटा एक एक करके पढ़ेंगे। और हिमालय में जब स्टार्ट करेंगे, पहले तो इन दोनों के बीच में अपन कंपेरिजन करेंगे, हिमालय और प्रायद्वीप के पर्वत। एक तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप पठार की नदियों में अंतर क्या है वो देखेंगे सबसे पहले तो अपन लोग। उसको देख लेंगे तो आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने अगर भारत का भौतिक विभाजन अच्छे से पढ़ा है और उसको रिवाइज किया है तो ये दोनों कंपैरिजन अपने आप बता दोगे सारे के सारे कि हाँ, यहाँ का इसके अंदर बनी हिमालय की नदियां पड़ती है, जिसमें प्रायद्वीप भारत की, इसकी नदियां सदावाहिनी, इसकी नदियां मौसमी, क्योंकि हिमालय को हिमनद और वर्षा दोनों से जल मिलता है। ये नदियां 12 महीने बहती है। तो ये कौन सी नदी है, सदावाहिनी, सदाबहने वाली। और ये क्या है, मौसमी नदियां, जब बारिश आई तब तो बहेंगी नहीं, क्या हो जाएंगी, सूखी रहेंगी। ये नदियां क्या है भाई, जल रेगुलर ग्रहण करती हैं। और हिमालय पर्वत नया भाग है, जिसके कारण हिमालय पर्वत की नदियां क्या है, युवावस्था में है। और प्रायद्वीप की नदियां क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, प्रौढ़ावस्था में है। हिमालय की नदियां है वो लंबा जल ग्रहण क्षेत्र या लंबा क्या अपवाद अंतर देखती हैं। और प्रायद्वीप भारत की नदियां तुरंत देखो उद्गम से क्या है, छोटा ही जल ग्रहण क्षेत्र या छोटा ही क्या बनाती है, बेसिन बनाती है। जो आपके हिमालय पर्वत की नदियां बहुत बड़ा बेसिन या डेल्टा बनाती हैं। आप देखो ऊपर हिमालय पर्वत से स्टार्ट होकर पाकिस्तान से होती हुई नीचे खंबात की खाड़ी में गिर के अरब सागर में, इधर आपके क्या है, नीचे राकेश है, राकेश ताल से ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम होती है। इधर ही अपन लोग देखें राकेश ताल के पास से अपन कौन सी नदी उद्गम होती है भाई, ब्रह्मपुत्र, पूरी चीन से होते हुए अपने क्या इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिमी बंगाल से होती हुई बंगाली खाड़ी में। तो हिमालय पर्वत की नदियों का तो क्या अपवाद अंतर बड़ा है, प्रायद्वीप भारत का क्या है, छोटा अपवाद अंतर है।
आ गया समझ में? तो ये सारी बातें अपन लोग इसमें कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं, वो है पहले पेज पे देखते हैं अपन लोग क्या है, अपवाह तंत्र। तो हेडिंग लगाओ नए टॉपिक अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम लगाओ और लिखो। लिखवाता हूं, बोल बोल के लिखवाऊंगा अभी डाटा। लिखो किसी निश्चित मार्ग में, अपवाह के अंदर लिखो, पहले हेडिंग लगाओ अपवाह। लिखो किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को, किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इसको लिखना चाहो तो DRAINAG, ड्रेनेज। ड्रेनेज रुको एक मिनट, ड्रेनेज सिस्टम, सिस्टम सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ए का यूज करना भी ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती होगी, ए आएगा और ड्रेनेज, जल्दी में कर दिया, ड्रेनेज आएगा भाई। ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। और इसमें पहली हेडिंग लगा लो अपवाह, किसी निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। सेकेंड हेडिंग लगाओ अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। नदी तथा उसकी सहायक नदी के जाल को, नदी तथा उसकी सहायक नदी के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। नदी तथा उसकी सहायक नदी के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर आपके आगे वाले पेज में करवाया था मैंने जल ग्रहण क्षेत्र, उसके बारे में देखो। जल ग्रहण क्षेत्र ये क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र, इस हेडिंग के बारे में, जहां से नदियां अपना जल ग्रहण करती हैं। तो लिखो इसके अंदर क्या चीज, उस अपवाह तंत्र वाले में नदी तथा उसकी सहायक नदियों को अपवाह तंत्र कहते हैं। इतना ही तो लिखता को अपवाह तंत्र कहते हैं। लिख लिया? अब आगे जल ग्रहण क्षेत्र में लिखो, जिस विशिष्ट क्षेत्र से नदी, जिस विशिष्ट क्षेत्र से नदी, जिस विशिष्ट क्षेत्र से नदी वर्षा व हिमनद का, वर्षा व हिमनद का जल प्राप्त करता है। जिस विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट बोर्ड पे लिख देता हूं, गलत मत लिख लेना, विशिष्ट, जिस विशिष्ट क्षेत्र से नदी व हिमनद द्वारा, जिस विशिष्ट क्षेत्र से वर्षा व हिमनद, वर्षा व हिमनद, हिमनद का जल प्राप्त करता है, वर्षा व हिमनद का जल प्राप्त करता है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जिस विशिष्ट क्षेत्र से नदी, जिस विशिष्ट क्षेत्र से नदी वर्षा व हिमनद का जल ग्रहण करता है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। आगे हेडिंग लगाओ अपवाह द्रोणी, कोष्टक में लिखो बेसिन। अपवाह, हेडिंग लगाओ अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी, और कोष्टक में लिख लो बेसिन, बेसिन। और इसके अंदर लिखो, लिखो नदी व उनकी सहायक नदियों को, नदी व उनकी सहायक नदियों को, नदियों व उनकी सहायक नदियों को अपवाह द्रोणी, कोष्टक में बेसिन कहते हैं। अपवाह द्रोणी, कोष्टक में बेसिन कहते हैं। बेसिन वास्तव में, बेसिन वास्तव में जल ग्रहण क्षेत्र का ही पर्यायवाची है। बेसिन वास्तव में
जल ग्रहण क्षेत्र का ही पर्यायवाची है। पर्यायवाची है। आगे हेडिंग लगाओ जल विभाजक। जल विभाजक, जल विभाजक जो दो अपवाह बेसिनों के मध्य, जो दो अपवाह बेसिनों के मध्य, जो दो अपवाह बेसिनों के मध्य स्थित होता है, जो दो अपवाह बेसिनों के मध्य स्थित होता है और उन्हें विभाजित करने का कार्य करता है, और उन्हें विभाजित या ओब्लिक लगाए अलग भी लिख सकते हो, उन्हें अलग करने का कार्य करता है। जो दो अपवाह बेसिनों के मध्य, जो दो अपवाह बेसिनों के मध्य स्थित हो तथा उन्हें अलग करने का कार्य करे, उसे जल विभाजक कहते हैं। कहां रह गया, लिख लिया क्या? आगे लिखो भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाजक, और उस जल विभाजक में लिखो भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाजक तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर, तिब्बत के मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट पर्वत की चोटी, कामेट पर्वत की चोटी एवं अंबाला से होते हुए भारत का महान जल विभाजक तिब्बत के मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट पर्वत की चोटी एवं अंबाला से होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट से होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट के रूप में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट के रूप में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी तक विस्तृत है भाई, लिख लिया सबने? अब मुख्यतः तीनों टाइप लिख लो जो मैंने आगे लिखे थे। पहले ये बना भी लो, जो डायग्राम बनाना चाहो तो जल्दी से बना लो स्पीडली। ये नीचे कन्याकुमारी तक, यहां तक जल्दी से भारत का महान जल विभाजक, ये और लिख लो, एक काम करो।